हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अपेक्स क्लासेस। मैं अविनाश पारिक स्वागत करता हूं आपका अपेक्स क्लासेस के डिजिटल मंच पर। जैसा कि आपको पता है स्टूडेंट, 4 सितंबर से आपका एनडीए सेकंड 2022 का एग्जाम है। आई होप आप लोगों की प्रिपरेशन अच्छे से चल रही होगी। जितने भी लोग जुड़े हुए हैं स्वागत है। प्रकाश कुमार हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, स्वागत है। आपको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। स्टूडेंट सभी को बता देना है कि फिजिक्स की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है एनडीए सेकंड 2022 एग्जाम के लिए। स्टूडेंट लास्ट मोमेंट है, इस लास्ट मोमेंट में आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को रिवाइज करना है। एक बार मैं आपको बताना चाहूंगा कि जितने भी आपके फिजिक्स के फॉर्मूलाज है उनको लास्ट टाइम में आपको रिवीजन करना है, क्योंकि फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं आपके सारे के सारे, और कॉन्सेप्ट वाले सारे के सारे क्वेश्चंस मैं आपको यहां पर क्लास में करवा रहा हूं। अगर आपने प्रीवियस पहले वाले वीडियोस नहीं देखे तो एक बार उनको भी आप वीडियो को देख लीजिए। आज हम इस अभ्यास टेस्ट सीरीज का जो 18 नंबर वाला जो मॉडल टेस्ट पेपर है उसको सॉल्व कर रहे हैं। तो जितने भी लोग जुड़े हुए हैं वापस सभी का स्वागत है। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करना है। बगैर टाइम खराब किए हुए हम क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोला गया है। स्टूडेंट सारे के सारे क्वेश्चन मिक्स्ड क्वेश्चन, जुम्बल्ड क्वेश्चन है। जितने भी आपके टॉपिक आपके सिलेबस में दिए गए हैं सारे के सारे टॉपिक को हम कवर करते हुए वन बाय वन आपको मैं बता रहा हूं। तो यहां पर एक क्या बोला गया है, इलेक्ट्रिकल सर्किट से हमारा एक क्वेश्चन है। कंसिडर द फॉलोइंग पार्ट ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट। एक इलेक्ट्रिक सर्किट है। द टोटल इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इन द गिवन पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक सर्किट विल बी। विद्युत परिपथ के निम्नलिखित भाग पर चर्चा करते हैं, विचार करते हैं, और विद्युत परिपथ में दिए गए भाग में कुल विद्युत प्रतिरोध हमारा कितना होने वाला है, टोटल इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस के बारे में पूछा गया है। तो यहां पर मैं आपको एक सबसे पहले एक सर्किट बना देता हूं। डायग्राम में आपको क्या सर्किट दिया गया है देखिए एक सर्किट आपको गिवन है इस तरीके से, जिसमें 3 रेजिस्टेंस तो आपके पैरेलल में लगे हुए हैं, समांतर क्रम में लगे हुए हैं, और एक रेजिस्टेंस आपका इस तरीके से इनके सीरीज में लगा हुआ है। तो इनका वैल्यूज भी आपको गिवन है। कितना गिवन है, ये आपका 2 ओम का है, ये 4 ओम का रेजिस्टेंस है, और ये 8 ओम का, और फाइनली यहां पर हमने एक 1 ओम का रेजिस्टेंस इनके सीरीज में लगाया है। तो यहां से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या इनका रिजल्टेंट रहने वाला है ये पूछा गया है। स्टूडेंट जैसा कि हमें पता है कि पैरेलल के अंदर हमेशा हम क्या करते हैं, 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 से फाइंड करते हैं। तो इसी तरीके से यहां पर अगर हम ये पूरा का पूरा एक पैरेलल कॉम्बिनेशन है, इस पैरेलल कॉम्बिनेशन का अगर हम रेजिस्टेंस निकालना चाहेंगे तो हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। 1/r डैश इक्वल टू, यहां पर रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना गिवन है, 248 आपको गिवन है। तो यहां से हम लिख देते हैं 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8। आई होप आप लोगों को ये चीज समझ में आई होगी। देखिए नेक्स्ट इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है, किस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। एलसीएम हम लेते हैं, तो 2, 4 और 8 इनका एलसीएम कितना आने वाला है, 8 आने वाला है। फर्दर इसको हम सॉल्व करते हैं तो यहां से 2 और 8 4 टाइम्स, ये 2 टाइम्स और ये 1 टाइम्स। तो यहां से इसको सॉल्व करने के बाद में हमारे पास में आएगा 4 2 6 6 प्लस 1 7/8। तो यहां से इस पूरे के पूरे पैरेलल कॉम्बिनेशन का 1/r डैश कितना आया है, 7/8। तो r डैश पैरेलल कॉम्बिनेशन का जो रेजिस्टेंस है उसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 8/7। 8/7 हमारे पास में पैरेलल कॉम्बिनेशन का यहां से रिजल्ट आता है, जैसा कि आपको डायग्राम में दिखाया गया है। देखिए स्टूडेंट, ये पूरा का पूरा पैरेलल कॉम्बिनेशन इस 1 ओम के साथ में कैसा है, सीरीज में है, श्रेणी क्रम में है। श्रेणी क्रम में आपको याद रखना है कि हमेशा समान धारा प्रवाहित होती है। एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि मैं सीरीज में हमारा क्या करंट का क्या प्रभाव रहता है। तो करंट हमेशा हर एक रेजिस्टेंस में सेम रहती है। अगर हम बात करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में, समांतर क्रम में, तो समांतर क्रम में धारा तो विभाजित हो जाती है, लेकिन हमेशा विभव वोल्टेज हमेशा कैसा रहता है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है। तो अब ये जो रिजल्टेंट मिला है ये 1 ओम के साथ में कैसा है, सीरीज में है। तो यहां से हम आर इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं। आर इक्विवेलेंट हम निकाल लेते हैं। मैं नेक्स्ट यहां पर इस सेक्शन में मैं आपको बता देता हूं आर इक्विवेलेंट क्या होने वाला है। सीरीज कॉम्बिनेशन में हमेशा सिंपली ऐड होते हैं। तो आर डैश जो कि हमारा कितना आया है, 7/8, 8/7 आया है, प्लस 1 हमें यहां पर लिखना है क्योंकि एक रेजिस्टेंस हमारा 1 ओम का लगा हुआ है। सॉल्व करते इसको, 8/7 प्लस 1, दैट इज सॉल्व करने के बाद में कितना आएगा, अगेन एलसीएम 7 आने वाला है। सॉल्व किया तो 8 प्लस 7 दैट इज 15/7।
आर इक्विवेलेंट का वैल्यू कितना आ रहा है 15/7 ओम। इतना रेजिस्टेंस हमारे यहां पे मिलने वाला है इस पूरे के पूरे सर्किट के अंदर। तो राइट ऑप्शन क्या बन रहा है, एक बार ऑप्शंस को आपको कमेंट करना है, कमेंट करके बताना ऑप्शंस आपके क्या क्या आने वाले हैं। तो राइट ऑप्शन बन रहा है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इसमें हमारा करेक्ट आंसर है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 17 पे। सारे के सारे क्वेश्चन स्टूडेंट जुम्बल क्वेश्चन है, मिक्स क्वेश्चन है और सारे के सारे टॉपिक को ये कवर करते हुए आ रहे हैं। पहले हमने इलेक्ट्रिसिटी से पढ़ा था, अब हमारा ऑप्टिक्स से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। क्या बोला गया है, रेडिएशन कमिंग फ्रॉम द सन आर मोस्टली इन द फॉर्म ऑफ, सूर्य से आने वाले विकिरण अधिकतर के रूप में पाए जाते हैं। किस रूप में ये पाए जाते हैं? कुछ ऑप्शंस आपको गिवन है। तो स्टूडेंट मैं आपको बताना चाहूंगा कि जितना भी हमारी लाइट सूर्य से आती है, जितनी भी हमारी रेडिएशन आती है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का पार्ट होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के स्पेक्ट्रम में अगर हम बात करते हैं तो वहां पर रेडियो वेव होता है, रेडियो वेव के बाद में माइक्रोवेव का ऑर्डर आता है, माइक्रोवेव के बाद में हमारा ये इंफ्रारेड, इंफ्रारेड के बाद में विजिबल और विजिबल के बाद में अल्ट्रावायलेट, गामा और एक्सरेज आती है। अगर हम बात करते हैं सूर्य से रेडिएशन के बारे में, हीट के बारे में, तो वो अल्ट्रावायलेट रेज के रूप में आती है। और अगर हम विजिबल लाइट के बारे में बात करते हैं तो वो 7 कलर के जो रंग आते हैं उनके रूप में ये आती है। तो यहां पर पूछा गया है कि सूर्य से आने वाले विकिरण अधिकतर के रूप में रहते हैं। तो अधिकतर जो सूर्य से आने वाले विकिरण है वो पराबैंगनी तरंगों के रूप में, अल्ट्रावायलेट रेज के रूप में रहते हैं। तो यहां से हम ऑप्शंस को पढ़ते हैं, लाइट ओनली नहीं, लाइट के रूप में नहीं आते हैं, 7 डिफरेंट मैंने आपको जो अभी ये बताया है सेगमेंट, इनमें आते हैं। लाइट एंड लॉन्ग वेवलेंथ, लॉन्ग वेवलेंथ नहीं होता है, लॉन्ग वेवलेंथ नहीं होता है, शॉर्ट एंड लॉन्ग दोनों वेवलेंथ के बीच का आता है। तो राइट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर बी, डी, दोनों लघु और लंबी तरंगदैर्घ्य वाले अवरक्त तरंगे इसमें रहती है। क्योंकि हमारा जो अवरक्त तरंगे रहती है उनके बीच में रहेगा हमारा अल्ट्रावायलेट रेज, अल्ट्रावायलेट और विजिबल, तो इसीलिए ये हमारा राइट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर डी, इसमें हमारा करेक्ट आंसर बनने वाला है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 हमारा शानदार क्वेश्चन है। वापस से आपका जो साउंड वेव है, साउंड वेव से रिलेटेड ये क्लास है, मतलब ये क्वेश्चंस है। वेव आपका बाय नेम दिया हुआ है टॉपिक के अंदर, तो आपको याद रखना है। डॉपलर इफेक्ट से भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इससे रिलेटेड जितनी भी चीजें वो मैं आपको बताने वाला हूं। देखिए, कंपेयर्ड टू ऑडियोबल साउंड वेव, अल्ट्रासाउंड वेव हैव, श्रव्य ध्वनि तरंगों की तुलना में अल्ट्रासाउंड तरंगों में होता है। क्या होता है? देखिए, अगर हम बात करते हैं ध्वनि तरंगों के बारे में, तो ध्वनि तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज। आई होप आप लोगों को ये पता होगा, 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज हमारी साउंड वेव की फ्रीक्वेंसी रहती है। अगर हम बात करते हैं अल्ट्रासाउंड के बारे में, तो अल्ट्रासाउंड के में क्या होता है? 20 किलो हर्ट्ज से ऊपर की जितनी भी फ्रीक्वेंसियां रहती है साउंड वेव के अंदर, वो सारी की सारी किस में आती है? अल्ट्रासाउंड वेव के अंदर आती है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि जो हमारी श्रव्य ध्वनि तरंगे हैं, इनकी आवृत्ति क्या रहती है? बहुत ही ज्यादा हाई रहती है। अगर आवृत्ति हाई रहेगी तो डेफिनेटली वहां पर फ्रीक्वेंसी भी हमारी क्या रहने वाली है? हाई रहने वाली है। तो यहां पर हम लिखते हैं ऑप्शन नंबर डी, उच्च गति और आवृत्ति दोनों हमारी अल्ट्रासाउंड तरंगों के अंदर रहती है। अल्ट्रासाउंड वेव के अंदर हायर फ्रीक्वेंसी और हायर स्पीड रहता है। रीजन भी हमने बताया क्योंकि ये ऑडियोबल फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होती है। ऑडियोबल फ्रीक्वेंसी की रेंज कितनी होती है? 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। शानदार क्वेश्चन हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 19 पर हम बात करते हैं। देखिए, ए स्टूडेंट मेजर सर्टेन लेंथ यूजिंग ए मीटर स्केल। एक मीटर स्केल है, वहां से एक कोई स्टूडेंट है वो मेजर कर रहा है, मेजरमेंट कर रहा है। स्केल हैविंग लिस्ट काउंट इक्वल टू 1 mm, उसका लिस्ट काउंट कितना है? 1 mm है। 1 mm की वैल्यू को वो भी मेजर कर सकता है। लिस्ट काउंट का मतलब होता है कि वह छोटे से छोटे कितनी लेंथ को वो मेजर कर पाएगा। तो उसका लिस्ट काउंट कितना गिवन है? 1 mm। अल्पतमांक जिसे हम बोलते हैं कि वह 1 mm तक भी वो माप सकता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेजरमेंट इज मोर प्रिसाइज, यहां पर पूछा गया है कि कौन सा हमारा अधिक सटीक होगा। तो सबसे सटीक आंसर हमारा कौन सा होता है? मतलब सबसे सटीक जो हमारी अगर हम मेजरमेंट करते हैं तो ऐसा संख्या जो दशमलव के बाद में अधिक संख्याओं तक जाती है, तो उसे हम कहते हैं अधिक सटीक मान।
तो यहां पर अगर हम ऑप्शंस की तरफ देखते हैं, ऑप्शंस की अगर तरफ देखते हैं तो 0 पॉइंट के बाद में 925 मतलब फर्दर पॉइंट के बाद में भी वो 3 वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। जितनी ज्यादा वैल्यूज को वो रिप्रेजेंट करेगा दशमलव के बाद में, तो वो हमारा मोर प्रिसाइज रहेगा, अधिक से अधिक सटीक रहने वाला है। तो यहां पर सिग्निफिकेंट फिगर का अगर हम कॉन्सेप्ट लेते हैं तो राइट ऑप्शन बनता है ऑप्शन नंबर सी। जो हमारी सार्थक संख्या है, सार्थक संख्याओं के आधार पर अगर हम ऑप्शंस को देखते हैं तो जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है वो दशमलव के बाद में ज्यादा से ज्यादा वैल्यूज को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये मतलब कहने का मतलब ये है कि इसका लिस्ट काउंट नंबर ज्यादा है, और जिस भी संख्या का लिस्ट काउंट नंबर ज्यादा रहता है तो डेफिनेटली उसका प्रिसाइज वो हमारा मोर प्रिसाइज रहेगा, ज्यादा से ज्यादा वो सटीक वैल्यू को वो रिप्रेजेंट करता है। तो राइट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा राइट ऑप्शन बन रहा है। एक बार स्टूडेंट जितने भी लोग जुड़े हुए हैं ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करना है, एक बार कमेंट भी करना है, क्योंकि ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम का सेल्फ एनालिसिस के लिए है, क्योंकि लास्ट समय चल रहा है कि कितना आप पानी में है, कितने आपसे क्वेश्चंस बन रहे हैं, उनके लिए भी है। तो एक बार आपको ज्यादा से ज्यादा जितने भी लोग जुड़े हुए हैं हर एक क्वेश्चन को आपको सॉल्व करने के बाद में यहाँ पर कमेंट भी करना है, और लास्ट में आपको क्या करना है कि जितने भी हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं कि कितने आपके सही हुए, कितने आपके गलत हुए, लास्ट में जाके आपको आपका स्कोर बताना है कि इतने हमारे सही हुए हैं और इतने गलत हुए हैं। ये सेल्फ एनालिसिस के लिए। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है, देखिए शानदार क्वेश्चन है। आपको मैंने पहले ही बोला है कि सारे के सारे क्वेश्चंस कैसे जुम्बल्ड क्वेश्चन है, मिक्स क्वेश्चन है। चलिए हम बात करते हैं, ए पेंडुलम क्लॉक इज लिफ्टेड टू ए हाइट वेयर द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हैज ए सर्टेन वैल्यू g। तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना गिवन है आपको, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का वैल्यू आपको g गिवन है। अनदर पेंडुलम ऑफ सेम लेंथ, लेंथ आपकी सेम है, क्लॉक ऑफ द सेम लेंथ ऑफ डबल द मासेस ऑफ द बॉब इज लिफ्टेड अनदर हाइट where the gravitational acceleration is g/2, the time period of the second pendulum would be। तो स्टूडेंट मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो हमारा टाइम पीरियड होता है, अगर हम बात करते हैं किसी भी पेंडुलम के बारे में तो उसका टाइम पीरियड कैसे होता है, तो t बराबर, अगर हम टाइम पीरियड का फॉर्मूला देखते हैं तो t बराबर 2π/L/g से हमारा यहां पर टाइम पीरियड गिवन रहता है। एक बार मैं आपको हिंदी मीडियम में बता देता हूं कि क्या बोला गया है। एक पेंडुलम घड़ी को उस ऊंचाई तक ले जाया जाता है जहां गुरुत्वाकर्षण बल एक निश्चित मान g होता है। तो मतलब पहले वाला जो है उसका g आपको गिवन है। गोलक के द्रव्यमान को दुगनी लंबाई की एक लोलक की दूसरी ऊंचाई तक उठाया जाता है जहां गुरुत्वाकर्षण त्वरण g/2 है, तो दूसरे लोलक का आवर्तकाल कितना होगा। कहने का मतलब यह है कि सेम लेंथ है उसकी, लेकिन उसका द्रव्यमान कितना है, डबल है। तो क्या यहां पर द्रव्यमान वाली टर्म आ रही है, द्रव्यमान वाली टर्म नहीं आ रही है। मतलब कि टाइम पीरियड वो होता है जो हमारा द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, वो सिर्फ और सिर्फ किस पर निर्भर करता है, लेंथ और g पे, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पर निर्भर करता है। लेकिन यहां पर क्या बोला गया है कि उसको उस ऊंचाई तक ले जाया जाता है जहां पर उसका लेंथ कितना हो जाता है, g/2 हो जाता है। तो यहां से हमारे पास में जो नया जो एक्सेलरेशन आने वाला है वो कितना आने वाला है, दैट इज t-2π/, लेंथ हमारी सेम है और इसको हमने g/2 हमारा एक्सेलरेशन कर दिया है। तो टाइम पीरियड यहां पर कितना होने वाला है स्टूडेंट, एक बार हम देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। ऊपर की तरफ अगर ये जाता है तो t डैश इक्वल टू 2π/, ये 2 ऊपर जाएगा तो 2L/g, √2 हमारा बाहर की तरफ आता है तो यहां से ये 2π/L/g आने वाला है। तो फाइनली यहां से t डैश √2, 2π/√L/g किसको रिप्रेजेंट करता है, टाइम को, दैट इज √2 × t। ये हो जाता है हमारा एक तरीके से टाइम पीरियड, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा राइट ऑप्शन बनने वाला है। तो राइट ऑप्शन क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर ए। आई होप आप लोगों को ये चीज समझ में आ रही होगी कि किस तरीके से हमने इसको आंसर किया है। स्टूडेंट आपको वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, जितने भी लोग जुड़े हुए हैं एक बार आपको ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। देखिए 4 सितंबर को आपका एग्जाम है,
अभी हमारे पास में एक लास्ट मोमेंट है, लास्ट मोमेंट पे आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। आई होप आप लोगों के सेंटर्स वगैरह भी सब कुछ आ चुके होंगे, और अगर आपका सेंटर दूर आया है तो स्टूडेंट मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगा कि आप पहले ही, क्योंकि लास्ट टाइम में क्या होता है कि ट्रैफिक की वजह से या फिर आपका अगर कोई अदर सिटी में आया हुआ है तो ट्रांसपोर्टेशन की वजह से आपका वो अटक सकता है, इसलिए आप पहले ही एक बार, एक दिन पहले ही वहां पर आपका सेंटर विजिट कर लीजिए। और ज्यादा से ज्यादा आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है स्टूडेंट, क्वेश्चंस ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में, एक बार मैं प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर थोड़ा सा मैं कुछ एक दो और इंफॉर्मेशन चीजें है, इंफॉर्मेटिव चीजें, वो मैं आपको बता देता हूं। देखिए क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा सकता है, टाइम पीरियड कितना होता है हमारे पास में, हमें पता है कि टाइम पीरियड टी बराबर 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी बोला गया। देखिए 2-3 एक्स्ट्रा फैक्ट्स मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि यहां पर ये एक्स्ट्रा फैक्ट्स हमारे यहां पे एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए अगर हम बात करते हैं कि जो हमारा टाइम पीरियड है वो किन किन चीजों पर निर्भर करता है, वो हमारा एल पे निर्भर करता है और जी पे निर्भर करता है। अगर हम बात करते हैं गुरुत्वाकर्षण त्वरण के बारे में, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के बारे में, तो सरफेस से अगर हम हाइट पर जाते हैं तो भी हमारे जी का वैल्यू क्या होता है, डिक्रीज होता है। अगर हम सरफेस से डाउनवर्ड किसी गहरी खदान में जाते हैं तो भी जी का वैल्यू क्या होता है, हमारा डिक्रीज होता है। तो हम कह सकते हैं विथ हाइट विथ डेप्थ, गहराई के साथ मतलब ऊंचाई के साथ और गहराई के साथ, दोनों चीजें क्या करती है, हमारी डिक्रीज करती है। जी हमारा क्या करता है, डिक्रीज करता है। तो देखिए स्टूडेंट, अगर जी का वैल्यू डिक्रीज करेगा, अगर जी का वैल्यू डिक्रीज करेगा तो डेफिनेटली टाइम पीरियड का वैल्यू क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। तो हम कहेंगे कि टी हमारा क्या होगा, यहां पर इंक्रीज होगा। जी डिक्रीज करेगा तो टी इंक्रीज होगा। ये चीजें भी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट, अगर कोई व्यक्ति ध्रुव से लेके भूमध्य रेखा की तरफ आता है, मतलब पोल से इक्वेटर की तरफ आता है, तो जी के वैल्यू में क्या होता है, डिक्रीमेंट होता है। मतलब कह सकते हैं एट पोल आपका ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इन मैक्सिमम रहेगा, कंपेयर टू अगर हम बात करते हैं एट इक्वेटर, भूमध्य रेखा पर, तो यहां पर जी मिनिमम रहेगा। तो यहां से हम कह सकते हैं कि अगर जी मैक्सिमम रह रहा है तो टाइम पीरियड आपका क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। और यहां पर आपका जी आपका मिनिमम है तो टाइम पीरियड आपका इंक्रीज कर जाएगा। ऐसी चीजें भी आपसे एग्जाम में पूछी जाती है। ये आपके थोड़ा सा एक्सपेक्टेड क्वेश्चन मैंने आपको यहां से बताए। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, शानदार सा क्वेश्चन है। देखिए स्टूडेंट, एक बार क्वेश्चन पर हम बात कर लेते हैं कि क्वेश्चन पे चर्चा कर लेते हैं कि क्या बोला गया है। ए कार स्टार्ट्स फ्रॉम बेंगलुरु गोस 50 किलोमीटर इन स्ट्रेट लाइन। कैसा जा रहा है वो, स्ट्रेट लाइन इन साउथ। इमीडिएटली टर्न्स अराउंड एंड रिटर्न टू बेंगलुरु। तो यहां से मैं आपको बता देता हूं कि यहां से बेंगलुरु से कोई कार हमारी स्टार्ट होती है, सीधी सीधी जा रही है एक स्ट्रेट लाइन में, और इमीडिएटली क्या कर जाती है, वो वापस मुड़ जाती है, बेंगलुरु की तरफ रिटर्न हो जाती है। द टाइम टेकन फॉर राउंड ट्रिप इज 2 आवर्स। ये एक किसने राउंड ट्रिप लिया है, यहां से गया और वापस रिटर्न हो चुका है। तो यहां पर इस टाइम पीरियड कितना लगा है, ये 2 आवर्स, 2 घंटे हमारे यहां से लिखे। द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी ऑफ द कार ऑफ दिस राउंड ट्रिप इज। एवरेज वेलोसिटी पूछी है। तो स्टूडेंट एवरेज वेलोसिटी क्या होती है हमारी, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि वेलोसिटी क्या होता है। इट इज द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू टाइम। ये हमारा एक विस्थापन और समय का जो अनुपात रहता है, विस्थापन और समय का ये अनुपात रहता है। तो यहां से मैं लिखना चाहूंगा एवरेज वेलोसिटी के बारे में। एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, यहां से हम देखते हैं एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट। एवरेज वेलोसिटी क्या होती है,
अपॉन टोटल टाइम, एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो यहां पर टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है, जितना ये जा रहा है वापस अपनी पुरानी वाली इसकी इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन, प्रारंभिक अवस्था और अंतिम अवस्था दोनों सेम है। तो जब भी प्रारंभिक अवस्था और अंतिम अवस्था सेम होती है तो वहां पर हमारा विस्थापन कितना होता है, शून्य होता है। तो यहां पर अगर विस्थापन शून्य है और टाइम हमारा 2 घंटे का लग रहा है तो भी हमारा वी एवरेज कितना निकल के आने वाला है, वी एवरेज हमारा 0 निकल के आने वाला है। तो राइट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा राइट ऑप्शन बन रहा है। आई होप आप लोगों को ये चीज समझ में आ रही होगी। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा शानदार सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार आप रीड कीजिए, ट्राई कीजिए इसको करने का। जितने भी लोग जुड़े हुए हैं स्टूडेंट एक बार कमेंट करना है आपको, जितने भी लोग जुड़े हुए हैं ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करना है। सारे के सारे जुम्बड़ क्वेश्चन में आपको मिक्स क्वेश्चन में करवा रहा हूं। चलिए देखिए एक बार क्वेश्चन को किस तरीके से ये सॉल्व होगा। क्या बोला गया है क्वेश्चन के अंदर, व्हेन अ बॉल बाउंसेस ऑफ ग्राउंड which of the following is suddenly, when a ball bounces off ground which of the following is suddenly, जब कोई गेंद जमीन से उछलती है तो निम्नलिखित में से कौन सा अचानक होता है। देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा, इट्स स्पीड, इट्स मोमेंटम, इट्स काइनेटिक एनर्जी और इट्स पोटेंशियल। जब भी कोई गेंद जमीन से उछलती है तो हम बात करते हैं कि यहां पर नीचे की तरफ आ रही है, ये इसका कुछ मास रहेगा और ये नीचे की तरफ आ रही तो इसका कुछ वेग भी रहने वाला है इस तरीके से। तो यहां से जो आपका मोमेंटम है वो कितना रहेगा, P बराबर mv। अब ये यहां से टकरा गई है और टकराने के बाद में ये बॉल क्या करेगी, वापस ऊपर की तरफ उछलेगी। उतनी हाइट को तो ये अटेन नहीं करेगी लेकिन ये ऊपर की तरफ उछलेगी। यहां पर इसका मास तो सेम रहने वाला है लेकिन जो वेलोसिटी रहने वाली वो कितनी आ जाएगी, -v आ जाएगी। तो यहां पर इसका मोमेंटम कितना हो जाएगा, इसका ये मोमेंटम P1 है और ये मोमेंटम P2 है, दैट इज -mv हो जाएगा। क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रही है। वेलोसिटी हमारी कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। अगर डायरेक्शन चेंज हो रही तो ये ऊपर की तरफ चला जाएगा। यहां पर हम चेंज कर देखते हैं कि कौन सी वैल्यू में चेंज हो रही है, कितना चेंज हो रहा है। पहले हमारा मोमेंटम कितना था, mv था। अब हमारा मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, हमारा मोमेंटम क्या होने वाला है, तो ये होने वाला हमारा P1 माइनस P2। कितना हमारा चेंज हुआ है उसके अंदर, बिफोर कोलिजन तो m1 ये था और आफ्टर कोलिजन कितना हो जाएगा, P1 माइनस P2। तो हम यहां से लिखेंगे कितना चेंज हुआ है, mv माइनस mv लिखेंगे। चेंज के लिए माइनस लगाते हैं तो यहां से mv माइनस माइनस प्लस बना लेगा, अगेन mv। तो ये 2mv से चेंज हो जाता है। तो स्पीड इसकी चेंज नहीं होगी, इट्स मोमेंटम। अचानक से सडनली क्या चेंज हो जाता है, इसका मोमेंटम, इसकी गति, इसका संवेग इसमें परिवर्तित हो जाता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका शानदार सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23। एक बार हम क्वेश्चन के बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखिए क्या बोला गया है क्वेश्चन में, देखिए आई होप आप लोगों को ये दिखाई दे रहा होगा क्वेश्चन। दिखाई दे रहा है, एक बार थम्स अप करना है कि क्या ये क्वेश्चन दिखाई दे रहा है क्या। चलिए चलिए ओके है। लाइट रेस, क्वेश्चन में क्या बोला गया है, लाइट रेज मूव इन स्ट्रेट पाथ बट थ्रू एन ऑप्टिकल फाइबर दे कैन मूव इन एनी टाइप ऑफ जिगजैग पाथ। लाइट हमेशा कैसे फ्लो करती है, लाइट हमेशा कैसे मूव करती है, एक स्ट्रेट लाइन में मूव करती है, हमेशा एक नियत ये आगे की तरफ ऐसे इस तरीके से मूव करती है। लेकिन अगर हम बात करते हैं ऑप्टिकल फाइबर में, तो ऑप्टिकल फाइबर में क्या होता है, यहां से मैं बताता हूं आपको। ये आपका ऑप्टिकल फाइबर है इस तरीके से। तो ऑप्टिकल फाइबर में जब भी ये मूव करती है तो किस तरीके से मूव करेगी, जिगजैग पाथ पर।
यहां से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, यहां से टकराएगी, ये यहां से टकराएगी, ये यहां से टकराएगी, इस तरीके से ये मूव करती हुई आगे की तरफ बढ़ती है। द होल्स ऑफ थ्रू द फाइबर इज एक्सट्रीमली फाइन। बिल्कुल ये तो फाइन होती है, लेकिन ये रीजन नहीं है इसका, लेकिन ये रीजन नहीं है। लाइट रेज आर एब्जॉर्ब एट द एंट्री एंड रिलीव एट द एग्जिट। नहीं, ये भी एब्जॉर्ब नहीं होती है, वो उसके अंदर ट्रेवल ही करती है। नेक्स्ट है हमारा स्कैटरिंग ऑफ लाइट अकर्स इनसाइड द फाइबर। स्कैटरिंग नहीं होता, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। सक्सेसिव टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन अकर एट द रे मूव्स थ्रू द फाइबर। बिल्कुल डेफिनेटली बार बार इसमें क्या होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, जिसके कारण ये उसके अंदर मूव करती। तो राइट ऑप्शन बनता है ऑप्शन नंबर डी। लगातार पूर्ण आंतरिक प्रतिबिंब तब होता है जब किरण फाइबर के माध्यम से चलती है। आई होप आप लोगों को ये चीज समझ में आ रही होगी। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, एक बार आपको कमेंट करना है। क्वेश्चन नंबर 24 पर आपको कमेंट करना है कि क्या आपका इसमें आंसर होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, देखिए क्या बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 24 पे हम बात कर लेते हैं। ए थिन डिस्क एंड थिन रिंग। डिस्क क्या होती है, सॉलिड होती है। इस तरीके से मैं बता देता हूं आपको कि जो डिस्क होती है वो आपकी ये सॉलिड रहती है, ऐसे अंदर से उसमें मटेरियल फिल रहता है। और रिंग कैसी रहती है, होलो रहती है और खोखली रहती है। ए थिन डिस्क एंड थिन रिंग बोथ हैव द मास m। दोनों का मास कितना m है, एंड रेडियस r। बोथ रोटेट अबाउट द एक्सिस थ्रू देयर सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर टू देयर सरफेस एट द सेम एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी हमारी क्या है, दोनों की सेम है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। दोनों में से कौन सा हमारा इसमें राइट ऑप्शन है, राइट ऑप्शन हमें निकालना है। तो देखिए इसको सेंटर ऑफ मास से हम निकाल रहे हैं, तो इसका सेंटर ऑफ मास किधर आएगा, कुछ इस तरीके से। इसका सेंटर ऑफ मास किधर से आएगा, कुछ इस तरीके से। अगर इन दोनों का रेडियस भी सेम है और इसका क्या बोलते हैं, जो इसका रेडियस भी सेम है और इसका मास भी सेम है, तो अगर हम बात करते हैं एक रिंग के बारे में, तो रिंग का हमारा कितना आएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। रिंग लिख देता हूं मैं यहां पे, तो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr² आता है। लेकिन अगर हम डिस्क के बारे में बात करते हैं, तो डिस्क का जो हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो कितना आता है, 1/2 mr²। कहने का मतलब ये है कि I disk is less than I ring। रिंग का ज्यादा होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या रहता है, हमेशा ज्यादा रहता है। यहां से देखिए अगर हम बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी के बारे में, तो काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल मोशन में कितनी रहती है, 1/2 I ω²। यही तो होता है 1/2 mv², हमारा नॉर्मल के अंदर। तो यहां पर इनर्शिया का वही काम है जो मास का है। सेम यहां पर वेलोसिटी हमारी एंगुलर वेलोसिटी होती है। देखिए यहां पर ओमेगा को क्या बोला गया है, एंगुलर वेलोसिटी को क्या बोला गया है, सेम है। सेम का मतलब क्या होता है, कांस्टेंट है। तो डेफिनेटली यहां पर हमारा जो ये ओमेगा ये तो कांस्टेंट है। वेरिएबल क्या रह रहा है, रिंग के लिए ज्यादा होता है, आई रिंग is greater than I disk। रिंग का कितना होता है हमारा, mr², और इसके लिए डिस्क के लिए कितना होता है, 1/2 mr²। इस तरीके से तो यहां से हम कह सकते हैं कि जो हमारा काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिंग, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिंग is greater than kinetic energy of disk।
ये चीज आपको याद रखनी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिंग इज ग्रेटर देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ डिस्क। तो यहां से हमारा राइट ऑप्शन क्या बनने वाला है स्टूडेंट, यहां से राइट ऑप्शन क्या बनेगा, रिंग हैज हायर काइनेटिक एनर्जी, अंगूठी में उच्च गतिज ऊर्जा होती है, एक वलय के अंदर हमारी उच्च ऊर्जा होती है। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका शानदार क्वेश्चन है, क्या बोला गया है, द सम ऑफ ईएमएफ एंड पोटेंशियल डिफरेंस अराउंड ए क्लोज लूप इक्वल टू 0। तो ये क्या होता है हमारा, किरचॉफ का वोल्टेज लॉ रहता है। किरचॉफ के वोल्टेज नियम के अनुसार क्या होता है कि कोई भी अगर आपका लूप है तो उसके अंदर जितना भी हमारे ईएमएफ लगे हुए हैं या फिर किसी रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस रहता है, इन सब का सम क्या रहता है हमारा 0 रहता है। और इसी को हम क्या बोलते हैं, केसीएल केवीएल किरचॉफ वोल्टेज लॉ दिया है। क्या बोलते हैं इसको हम, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। तो ये ओम्स लॉ को प्रदर्शित करता है, नहीं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को, नहीं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को तो हमारा किरचॉफ करंट लॉ प्रपोज करता है, किरचॉफ करंट लॉ रिप्रेजेंट करता है। तो राइट ऑप्शन इसमें कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, नहीं मोमेंटम को भी ये कंजर्व नहीं करता है, ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे डिपेंड करता है। एक बंद लूप के चारों ओर ईएमएफ और संभावित अंतर का योग 0 के बराबर होता है, तो कि किसका परिणाम है, तो ऊर्जा संरक्षण के आधार पर हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट हम मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द लाउडनेस ऑफ साउंड इज डिपेंड अपॉन द, तो लाउडनेस ऑफ साउंड जो हमारी ध्वनि प्रबलता है, ध्वनि की प्रबलता किन किन चीजों पर निर्भर करती है, इनके बारे में हमें बताना है कि ध्वनि की प्रबलता किस किस पर निर्भर करती है। तो स्टूडेंट हम बात करेंगे कि जो ध्वनि की प्रबलता है, लाउडनेस है, लाउडनेस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहती है हमारी इंटेंसिटी के। ध्वनि प्रबलता तीव्रता के समानुपाती रहती है और इंटेंसिटी हमेशा किसके समानुपाती रहती है, आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर, मतलब ये आयाम के समानुपाती, मतलब वर्ग के समानुपाती रहती है, आयाम के वर्ग के समानुपाती। तो ये किन किन पर निर्भर करती है, एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड वेव, जो हमारी लाउडनेस है, ध्वनि प्रबलता है, वो किन पर निर्भर करती है, वो निर्भर करती है ऑप्शन नंबर बी, एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड वेव, ध्वनि तरंगों के आयाम पर वो निर्भर करती है, उसके आयाम पर वो निर्भर करती है। आई होप आप लोगों को ये सारी की सारी चीजें समझ में आ रही होगी। स्टूडेंट लास्ट मोमेंट है, लास्ट मोमेंट में आपको क्या करना है, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है एक बार अगर आप उनको भी प्रिपेयर कर लेते हैं तो सफिशिएंट है, क्योंकि यूपीएससी का पैटर्न क्या बोलता है कि यूपीएससी क्वेश्चंस को क्या करती है, रिपीट करती है, बहुत बार रिपीट करती है, पैटर्न को रिपीट कर देती है। तो इसीलिए अगर आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी अच्छे से बना लिए, सारे के सारे जुम्बल्ड क्वेश्चन, मिक्स क्वेश्चंस के, तो डेफिनेटली आप यहां पर सफलता प्राप्त करेंगे। तो इसी शुभकामनाओं के साथ में आज की क्लास में हम यहां पर ऑफ लेते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। और मैं बताना चाहूंगा स्टूडेंट आप लोगों को कि एपेक्स क्लासेस का हमारा जो एनडीए, एयरफोर्स, नेवी के लिए जो नए बैचेज है वो स्टार्ट हो चुके हैं दोनों सेंटर पर, गोपालपुरा बाईपास जयपुर वाले पे, और जो हमारा हाउसिंग बोर्ड वाला सेंटर है जोधपुर वाला, दोनों जगह वो चालू हो चुके हैं। गोपालपुरा बाईपास वाला सेंटर है वो अभी हमारा त्रिवेणी वाली जो पुलिया है, इस पुलिया के नजदीक जो फ्लाईओवर बना हुआ है, त्रिवेणी वाला फ्लाईओवर, वहां पर हमारा ये शिफ्ट हो चुका है। तो एक बार आप वहां पर भी इंस्टीट्यूट जाकर भी विजिट कर सकते हो, या फिर जो आपको ये नीचे टोल फ्री नंबर दिए हुए इन पर भी आप कॉल करके फर्दर इंक्वायरी ले सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।